नमस्कार, वेलकम टू टूरिज्म सिंप्लीफाइड। तो आइए चलिए कंटिन्यू करते हैं अपनी इस सीरीज़ को। ये इसका पार्ट 3 है। आज हम क्वेश्चन नंबर 50 तक सारे क्वेश्चंस कर लेंगे विद कंप्लीट सॉल्यूशन और एनालिसिस। सो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। इन 1969 Aga Khan Palace was donated to the people of India by Aga Khan IV as a mark of respect to Ashoka and his policy, Akbar and his policy, Jawaharlal Nehru and his policy and Mahatma Gandhi and his policy। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी एंड हिज पॉलिसी। सो आगा खां ने 1969 में आगा खां 4 में जो अपना आगा खां पैलेस है ये डोनेट किया था महात्मा गांधी और उनकी पॉलिसीज के लिए। कौन सी पॉलिसीज के लिए? महात्मा गांधी की नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस एंड सत्याग्रह। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 12, द नर्मदा इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन गुजरात, इट राइजेस फ्रॉम। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अमरकंटक प्लेटू। अमरकंटक प्लेटू से उद्गम होता है आपका नर्मदा नदी का, और ये अमरकंटक प्लेटू है कहाँ पर? ये आपका है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में है और ये सतपुड़ा रेंज का पार्ट है। सतपुड़ा रेंज का पार्ट है, लेकिन इसका आंसर है अमरकंटक प्लेटू। और अरावली हिल्स कहाँ होती है ये भी आपको पता होना चाहिए कि अरावली हिल्स कहाँ है। सतपुड़ा हिल्स कौन कौन सी स्टेट्स में है? ये आपका जैसे गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ को भी टच करती है और आपका महाराष्ट्र के कुछ पार्ट्स को भी टच करती है। तो आपको पता होना चाहिए इन सारी रेंजेस का। अरावली हो गया आपका, सतपुड़ा हो गया, विंध्या हो गया, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। मैपिंग में आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर है। और ये यूनिट नंबर 2 का क्वेश्चन है, जिसमें रिवर्स और फिजिकल जियोग्राफी की बात की गई है, इंडिया और वर्ल्ड की। सो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, आवर मिशन इज टू रिप्रेजेंट, लीड एंड सर्व द एयरलाइन इंडस्ट्री। ये किसका स्टेटमेंट है? आयटा का, पाटा का, अकाउ का या डीजीसीए का? तो ये स्टेटमेंट है आयटा का। अब यहाँ पे जब ऑर्गेनाइजेशंस की बात आती है तो इसमें कुछ और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपकी यूनिट नंबर 1 में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन मेंशन है और वही इंपॉर्टेंट है। हर बार एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है और क्वेश्चन बहुत सिंपल आता है। क्वेश्चन सिंपली यही आता है कि उनका एस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है और उनका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं अभी के लिए इन 4 के बारे में आपको बता देता हूँ, लेकिन आपने एक लिस्ट बना लेना है पूरा यूनिट 1 का, जो सिलेबस में मेंशन है, उन ऑर्गेनाइजेशन को रट लीजिए, उनका हेडक्वार्टर और एस्टेब्लिशमेंट ईयर। तो आईटा जो है आपका इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, जो इसका हेडक्वार्टर है आपका, ये मॉन्ट्रियल कनाडा में है और ये 1945 को एस्टेब्लिश हुई थी। ये प्लीज़ याद रखिएगा आप, 1945 को। 1945 को मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, मेरे पास पेन नहीं है। सो जो आपका ये पाटा है, ये पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन है। ये 1951 में एस्टेब्लिश हुआ है, 1951 में, और इसका हेडक्वार्टर आपका बैंकॉक में है। और ये 1951 को एस्टेब्लिश हुआ है। इंडिया इसका पार्ट 1974 में बना। सो एकाउ जो है आपका, ये इंटरनेशनल सिविल एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन है। इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है वो 1947 में हुआ था, 47 में, और इसका हेड ऑफिस भी कहाँ है? मॉन्ट्रियल कनाडा में। और डीजीसी है आपका, ये इंडिया का है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, और इसका हेडक्वार्टर है आपका दिल्ली में। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर डिटेल्ड आपको सॉल्यूशन चाहिए तो उसमें मेंशन कर दिया है मैंने। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये नर्मदा नदी वाला क्वेश्चन है और ये आयटा वाला है। आयटा के बारे में कुछ और भी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, जैसे ये 1945 में बना, 230+ एयरलाइंस को ये जो है रिप्रेजेंट करता है, जो कि 93% ऑफ द शेड्यूल्ड इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है और इनका जो विजन है वो क्या है और मिशन क्या है? आवर मिशन इज टू रिप्रेजेंट, लीड एंड सर्व एयरलाइन इंडस्ट्री। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन अगेन टूरिज्म प्रोडक्ट यूनिट नंबर 3 से है। which oldest and continuous inhabited Indian city in the world was called the ancient city। सो एंशियंट सिटी के नाम से किसको जाना जाता है? मेन क्वेश्चन यही है, आगे तो बस एक्स्ट्रा एडिशनल डिटेल दी है जिनका जिसका कोई काम नहीं है। तो एंशियंट सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है वाराणसी को, आप सभी को पता होगा ये। काशी भी इसी को कहा जाता है, क्योंकि ये अभी भी इनहेबिटेड है, अभी भी चल रही है। वैसे तो बहुत सारी एंशियंट सिटी है लेकिन वो खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी तक वर्ल्ड में जो इनहेबिटेड एंशियंट सिटी है वो है आपकी वाराणसी। इसी को बनारस भी बोलते हैं और काशी विश्वनाथ मंदिर भी यहीं पर है, जो कि एक ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है। तो इसके बारे में थोड़ी-सी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन की गई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये किस नदी के बैंक पर है? तो आपको बता दूँ, ये गंगा रिवर के बैंक पर है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वाराणसी से रिगार्डिंग। तो आइए चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये यूनिट नंबर 4 का क्वेश्चन है, एयर ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो यूनिट है आपके। व्हिच अमंग्स द फॉलोइंग इज़ नॉट द एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर। हमें पता होना चाहिए कि मेजर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर कौन है वर्ल्ड में। सो ये क्लियरली मेंशन्ड है सिलेबस में, तो वहीं से ये क्वेश्चन आया है और इसमें जो मेंशन ऑप्शन है वो काफ़ी फेमस है सारे के सारे। तो हम एकदम से एलिमिनेट कर सकते हैं अपने आंसर को और फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का। सो इस क्वेश्चन का एयरबस, हाँ, ये मैन्युफैक्चर है। डगलस ये भी मैन्युफैक्चरर है और फोकर भी है। डगलस ने बनाए थे आपके जितने भी ये आपके DC-2, DC-3, ये काफ़ी फेमस हुए थे 1930s में, 40s में ड्यूरिंग वॉर। ये काफ़ी फेमस हुए थे ये सारे एयरक्राफ्ट्स। तो ये भी एक एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर है। एयरबस तो आपको पता ही है, आज भी ऑपरेट करता है, ये काफ़ी फेमस है। फोकर भी। तो जीएमआर जो है आपका, ये राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। जीएमआर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर नहीं है इनमें से। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था, लेकिन सिर्फ उन्हीं के लिए जिन्होंने थोड़ा-सा भी
पढ़ा होगा एयरक्राफ्ट्स के बारे में या फिर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स के बारे में। चलिए बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 15 का ये आंसर रहा यहाँ पर। ये पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जेएमआर के बारे में दिया है और जेएमआर कोई टूरिज्म रिलेटेड बॉडी नहीं है, सो इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं रहता यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 16 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होते हैं हर साल। ये अगेन ये यूनिट नंबर 1 का क्वेश्चन है जिसमें टूरिज्म सैटेलाइट अकाउंट जो हर साल पब्लिश करता है रिपोर्ट को, उसके बारे में कहा है कि इंडिया का कौन-सा प्लेस था जॉब्स में, कितना परसेंट शेयर है टूरिज्म का इंडिया के जॉब्स में 2020-21 के सर्वे में। सो इसका आंसर है 12.91। तो आपको लेटेस्ट डाटा भी पता होना चाहिए टीएसए का। आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, इसको आपको ईज़िली मिल जाएगा। सो इसका आंसर है 12.91%। Question number 70, Whitney system of reservation was developed by the American Whitney Duplicating Check Company. सो ये इन्फॉर्मेशन आप ध्यान से पढ़िए, विटनी सिस्टम किसने बनाया है और ये क्या सिस्टम है। तो विटनी सिस्टम है रिजर्वेशन सिस्टम है। ये नेक्स्ट टाइम के लिए कोई क्वेश्चन आ सकता है। विटनी सिस्टम आउट ऑफ दीज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिजर्वेशन सिस्टम। आपको पता होना चाहिए विटनी क्या है, एक रिजर्वेशन सिस्टम है और किसने बनाया इसको, अमेरिकन विटनी डुप्लीकेटिंग चेक कंपनी ने। सो क्वेश्चन इस तरह से ही बनते हैं, इसलिए मैं हर क्वेश्चन का एक प्रॉपर पोस्टमार्टम करके आपको बता रहा हूँ कि आपको किस तरह से पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है और इससे रिलेटेड चीजों को ध्यान में रखना है। और ये किसके लिए सूटेबल है, स्मॉल और मीडियम साइज की जो प्रॉपर्टीज होती है वहां पर विटनी सिस्टम का यूज होता है। तो विटनी स्लिप जो यूज होती थी उनको और किस नाम से जाना जाता है, तो उसका आंसर है, याद रखिएगा इसको, शैनन स्लिप्स। शैनन स्लिप्स के नाम से जाना जाता है। इसका डिटेल आंसर भी मैंने प्रोवाइड किया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको दे दी। अप टू कितने तक की प्रॉपर्टी को ये कैटर कर सकता है, 150 रूम्स की प्रॉपर्टी तक। आपको पता होना चाहिए स्मॉल साइज होटल्स क्या होते हैं, मिड साइज क्या होते हैं, लार्ज साइज क्या होते हैं, मतलब नंबर्स क्या क्या है इनके। जैसे स्मॉल होता है अप टू 25 आई थिंक स्मॉल कहते हैं, 25 टू 100 तक आपका मीडियम साइज रहता है, 100 टू 200 तक आपका फिर लार्ज साइज हो जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि किस तरह की कैटेगराइजेशन है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। मॉडर्न मेन्यूज फर्स्ट अपीयर ड्यूरिंग अर्ली 19th सेंचुरी इन द डैश रेस्टोरेंट ऑफ द पालसी रॉयल। सो इसका आंसर है पर्शियन। सो ये आपने ये रट लेना, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, 2020 में यही क्वेश्चन आया था। एग्जैक्टली यही क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था, तो यही क्वेश्चन दोबारा 2023 में पूछा गया है। इसका आंसर आपने याद रखना है पर्शियन। सो आइए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, जो कि आया है क्लासिफिकेशन ऑफ होटल से, यूनिट नंबर 5। सो क्लाइंटेल बेसिस पर ये बोला है कि कौन सी इनमें से क्लासिफिकेशन नहीं है। क्लाइंटेल बेसिस तो देखिए सूट है बिल्कुल, कसिनो भी है, कॉन्डोमिनियम भी है और आपका ये जो फ्रेंचाइज है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंचाइज क्लाइंटल बेसिस पर नहीं है। फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है, फ्रेंचाइज का अगर आपको मैं प्रॉपर से एक डेफिनेशन बताऊं तो ये वो प्रॉपर्टीज होती है जिनको ऑथराइज करती है कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट, यूनिक प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करने के लिए। जैसे कोई ओबरॉय का कोई फ्रेंचाइज होगा आगे, जैसे आपका ये एसओटीसीज का फ्रेंचाइज है, आगे बहुत सारे फ्रेंचाइजीज होते हैं, वो ओरिजिनल एसओटीसी नहीं है लेकिन वो उनके प्रोडक्ट्स को ऑफर करते हैं, सिमिलर तरह की सर्विसेज देते हैं और उनकी यूनिकनेस को बनाए रखते हैं, मतलब ब्रांड का यूज करते हैं एक किस्म से, और उनके स्टैंडर्ड्स को भी कहीं ना कहीं ध्यान में रखते हैं। सो वो फ्रेंचाइज होते हैं। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टेबल सर्विस, सो ये सर्विस से रिलेटेड क्वेश्चन है अगेन। फूड एंड बेवरेज सर्विस, द प्रेजेंटेशन एंड सर्विस ऑफ फूड इज डन बाय वेटिंग स्टाफ। वेटिंग स्टाफ करता है क्या यूज करके, स्पून एंड फॉर्क को यूज करके ऑन कस्टमर्स प्लेट, टीम फूड प्लेट्स एंड डिशेस। सो इसका आंसर है आपका इंग्लिश। जो इंग्लिश सर्विस होती है उसमें इस तरह से स्पून्स और फॉक को कस्टमर्स के प्लेट पर रखा जाता है, जिसका एक मीनिंग होता है, वो सिंबलाइज करते हैं हर चीज को। अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे सर्विसेज को, जैसे अमेरिकन सर्विस कैसी होती है, इंग्लिश सर्विस कैसी होती है, कहाँ से होती है, लेफ्ट से होती है, राइट से होती है, और किस तरह से शुरू होती है, उसमें मेन्यूज क्या रहते हैं, प्लेट्स किस तरह की होती है, ये सब कुछ पता होना चाहिए। लेकिन अभी के लिए हम काफी लेट हो चुके हैं डिटेल्स के लिए। लेकिन आपको हल्का सा पता होना चाहिए कि कौन सी सर्विस किस तरह से होती है। सो इसका आंसर है इंग्लिश सर्विस। इसका भी डिटेल मैंने देके रखा है, यहाँ पर पढ़ सकते हैं फ्रेंचाइज के बारे में। फ्रेंचाइज होटल इज नॉट क्लासिफाइड बेस्ड ऑन क्लाइंटल होटल। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये बिजनेस मॉडल है, बिल्कुल ये एक बिजनेस मॉडल है जो कि स्टैंडर्ड ब्रांड नेम, पॉलिसीज और लार्जर पेरेंट कंपनी की बिल्कुल एग्जैक्टली वही है। मैंने सिंपल शब्दों में आपको बता दिया, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं इसको स्टॉप करके। क्वेश्चन नंबर 20 से यहाँ देखिए, आपका जो इंग्लिश सर्विस स्टाइल है उसमें प्रेजेंट किया जाता है और सर्व किया जाता है गेस्ट को बाय वेटिंग स्टाफ यूजिंग स्पून एंड फॉक्स ऑन देयर टेबल, टीम प्लेट्स एंड डिशेस। क्या-क्या है इसमें, क्या-क्या इंक्लूड रहता है और इंग्लिश ब्रेकफास्ट में क्या इंक्लूड रहता है, ये क्वेश्चन मैं 3 बार देख चुका हूँ। पीवाईक्यू उठा के देखेंगे, आपको 3 बार 2019 से 23 के बीच ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो थोड़ा-सा मैं इसके बारे में बता देता हूँ कि इंग्लिश ब्रेकफास्ट में क्या-क्या इंक्लूड रहता है। इसमें आपका एक तो फ्रूट जूस रहेगा इंक्लूड, ब्रेड रहेगा और आपका एग रहेगा और फिश रहेगा। सो मेन कंपोनेंट ये है, आपको लगभग याद रहना चाहिए 3-4 चीजें, बाकी आप ऑप्शन में से भी निकाल सकते हैं आंसर। सो हु ऑथराइज, क्वेश्चन नंबर 21, हु ऑथर्ड द गाइड बुक द ग्रैंड टूर। काफी फेमस बुक है द ग्रैंड टूर, जो कि 1749 में लिखी थी, जिसने कि बूस्ट किया था फर्दर एजुकेशनल टूर को और ट्रैवल वेंचर्स को फॉर इजिप्ट। सो इसका आंसर है आपका थॉमस न्यूजेंट।
थॉमस न्यूजेंट, जी हाँ, ये इसका राइट आंसर होगा। तो इसकी एक्सप्लेनेशन भी आप देख लीजिए एक बार। जो आपका द ग्रैंड टूर है, इसके ऑथर है आपके थॉमस न्यूजेंट। 1749 में इन्होंने ये बुक लिखी थी, गाइड बुक लिखी थी, और ये काफ़ी फेमस हुई। उसके बाद एजुकेशन टू काफ़ी फेमस हुई इसके बाद। सो इससे रिलेटेड आप ये इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेके, या फिर इसको पॉज़ करके। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, इन द चेन ऑफ ट्रांसपोर्ट ट्रेड डिस्ट्रीब्यूशन वर्टिकल इंटीग्रेशन डज़ नॉट इंक्लूड। वर्टिकल इंटीग्रेशन में क्या नहीं आता है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इंटीग्रेशन कितनी तरह की होती है। 2 तरह की इंटीग्रेशन हम पढ़ते हैं। मोस्टली 2 ही तरह की हम पढ़ते हैं। एक आपका होता है वर्टिकल इंटीग्रेशन, और एक आपका हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन हो गया। जो वर्टिकल इंटीग्रेशन होता है, इसमें क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल में तो सेम लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे होती है कंपनियाँ, जब वो मर्ज करती है एक-दूसरे के साथ या किसी तरह का वो करती है। लेकिन वर्टिकल में क्या होता है, वो डिफरेंट इसमें ऑपरेट कर रही होगी। सो इसके अंदर क्या नहीं आता है, वर्टिकल इंटीग्रेशन के अंदर कौन नहीं आते, तो इसके अंदर एग्रीगेटर्स नहीं आते। आपको पता होना चाहिए एग्रीगेटर्स क्या होते हैं। एग्रीगेटर्स, ये आपने एमएमटी के बारे में पढ़ा कि आप एमएमटी यूज़ करते होगे, मेक माई ट्रिप। सो एमएमटी क्या है? एक एग्रीगेटर है। एग्रीगेटर मीन्स क्या है? ये बहुत सारी सर्विसेज़ को इकट्ठा करता है, स्पेशली ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स पे आपको देखने को मिलेगा एग्रीगेटर्स, और उन इन्फॉर्मेशंस को पब्लिक में शो शो करता है और कंपेयर करता है। हेल्प करता है लोगों को चूज़ करने में कि आपको क्या चाहिए, हर तरह की सर्विस के लिए। जैसे होटल्स, तो ये डिफरेंट तरह के एग्रीगेटर मतलब इकट्ठा करना, बहुत सारी चीज़ों को ये इकट्ठा करता है इन्फॉर्मेशंस को, और लोगों के सामने रखता है, वो जो भी चूज़ करना चाहे। तो ये एक वर्टिकल इंटीग्रेशन का पार्ट नहीं है। होलसेलर्स भी है, रिटेलर्स भी है, और सप्लायर्स भी है। सो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का एक्सप्लेनेशन आप यहाँ देख सकते हैं। वर्टिगेशन क्या होती है, इसके बारे में मैंने यहाँ बताया है पूरी तरह से, आप इसको पढ़ सकते हैं। और इसमें बताया गया एग्रीगेटर्स के बारे में भी बताया गया है कि एग्रीगेटर्स डू नॉट ओन डायरेक्टली, ये किसी तरह के ओनर नहीं होते। सेल ट्रैवल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ये सेल करते हैं सिर्फ। इंस्टेड दे एक्ट एज ए इंटरमीडिएरी बिटवीन कंज्यूमर एंड सप्लायर्स। एजेंट की तरह काम करते हैं, लेकिन ऑनलाइन एजेंट समझ लिया आप। बहुत सारा मतलब बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करके ये रिप्रेजेंट करते हैं। एमएमटी अच्छा एग्जांपल है इसका। फॉलोइंग फैक्टर्स एनकरेज द ग्रोथ ऑफ द पैकेज हॉलिडे इन यूरोप इन द सेकंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी एक्सेप्ट। तो इसमें से कौन-सा कारण नहीं हो सकता? तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। मतलब इसमें पढ़ने वाला क्वेश्चन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। एक्सपेंशन ऑफ द लेज़र टाइम इन द डेवलप्ड कंट्री, तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता। इंक्रीज़ द डिस्क्रिशनरी इनकम ऑफ दोज़ कंट्रीज़, ये भी सही है, क्योंकि अगर इनकम में इंक्रीज़ होगा तभी टूरिज्म में ग्रोथ हुआ होगा। लो कॉस्ट ऑफ पैकेज हॉलिडे बोथ इन देमसेल्फ एंड द कंपैरिजन टू सिमिलर हॉलिडे इन द होम कंट्री, ठीक है, ये सब कुछ भी हो सकता है। एलिमिनेशन ऑफ ट्रैवल फॉर, सो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें, एलिमिनेशन ऑफ ट्रैवल फॉर्मेलिटीज़, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ट्रैवल फॉर्मेलिटीज़ को एलिमिनेट नहीं किया गया था, वो अभी भी नहीं किया गया है। अभी भी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है ट्रैवल से रिलेटेड। आप बाहर जाएँगे तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, या फिर जब तक आपका वीज़ा अप्रूव नहीं होता, आपके पास वैलिड पासपोर्ट नहीं है, तब तक आप ट्रैवल नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। द इन्वेंशन ऑफ कोच इन इट्स मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म्स इन द हंगेरियन टाउन ऑफ कॉक्स in the 15th century was facilitated with the daily service in Britain by the mid 16th from। तो ये अजीब सा क्वेश्चन है। इसका मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है लंदन टू एक्सफोर्ड ऑक्सफोर्ड। सो इसके बारे में मैंने डिटेल देख रखी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार मैं आपके लिए डिटेल पढ़ लेता हूँ। लंदन बीइंग अ मेजर ट्रांसपोर्टेशन हब was a logically starting point for pioneering transportation services due to its central location and high demand for travel connections। ठीक है, ऑक्सफोर्ड located relatively close to London was prominent historical city known for university and cultural significance, established a daily coach services between London and Oxford was practical because of the manageable distance between the two cities, making it feasible for daily travel. This route was catered to transportation needs of both cities and potential capitalization of economic and cultural ties between them. So ये काफी नजदीक थे एक दूसरे से, और काफी फेमस सिटी थी। लंदन आपका सेंट्रल हब था, और जो आपका ऑक्सफोर्ड है वो काफी फेमस और कल्चरल और एजुकेशनल हब था। तो इन दोनों को लिंक करने के लिए कोच सर्विस शुरू की गई थी लंदन और ऑक्सफोर्ड के बीच में 1600 में। सो ये आपने याद कर देना एज ए डाटा ही, क्योंकि कई बार इस तरह का क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, तो वो आप रख सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। Many tourism hospitality industry specialists believes that to compete effectively, hotel, resort and cruise line needs seamless connectivity to their। तो ये काफी इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर डायरेक्टली हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शंस देखिए, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, मार्केट इंटेलिजेंस सिस्टम, मार्केट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, या फिर कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम। तो होटल इंडस्ट्री जितनी भी इंडस्ट्रीज है, ये सारे यूज करती है आपका कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम, इनका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बाकी के जो ये तीन ऑप्शंस आपके लिए दिए गए हैं ना, ये तीन ऑप्शंस, ये तीनों ही ऑप्शन आपने अगर पढ़ा होगा MKIS के बारे में, मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम, तो ये उसका पार्ट है। चौथा कंपोनेंट क्या होता है इसका? ये भी क्वेश्चन में आ सकता है कभी। तो चौथा होता है इंटरनल रिकॉर्ड्स, ये इंटरनल रिकॉर्ड्स भी रखता है। मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम, मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम एक चौथा पार्ट होता है इसका। तो इसका राइट आंसर है आपका कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम। उसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर डिटेल में बता रखा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर इसको पॉज़ करके पढ़ सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी कंपनी नीड्स टू स्टडी 5 टाइप ऑफ जनरल कस्टमर मार्केट क्लोजली। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ जनरल कस्टमर मार्केट? तो ये बहुत ईज़ी क्वेश्चन था।
एनजीओ जो होता है आपका, ये जनरल कस्टमर मार्केट नहीं होता है, क्योंकि जनरली एनजीओज का ट्रैवल मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। आपके रीसेलर्स हो गए, ये हो सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। गवर्नमेंट भी हो सकती है, इंटरनेशनल एजेंसीज भी हो सकती है, लेकिन एनजीओज नहीं हो सकती। इसके पीछे रीजन भी दिया है यहाँ पर। गवर्नमेंट एजेंसी, इंटरनेशनल आर की टाइप ऑफ कस्टमर्स, ये तो की कस्टमर्स है टूरिज्म के और हॉस्पिटैलिटी के। लेकिन एनजीओज है, वो टिपिकली इस कैटेगरीज में नहीं आती, जनरल मार्केट की कैटेगरी में नहीं आती है, क्योंकि ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर काम करती है, डेवलपमेंट के काम करती है, एडवोकेसी का काम करती है, इस तरह का एक्टिविटीज में इंगेज रहती है। तो हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन 27 की तरफ। टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी फर्म्स शुड चूज स्पोर्टिंग प्रोडक्ट्स दैट आर नॉट इजीली मैच्ड बाय। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कस्टमर्स का कोई लेना देना नहीं प्रोडक्ट्स के मैचिंग से, चैनल पार्टनर का भी नहीं, कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर से आपका जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए मैसेज, तभी आप उसको सेल कर पाएंगे। तो कॉम्पिटिटर्स का आंसर हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसमें बढ़ा चढ़ा के कुछ बताया गया होगा, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो जाती है, तो आप इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा। हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो ये क्वेश्चन अगेन बहुत सिंपल है। टूर ऑपरेटर भी पार्ट होते हैं, ट्रैवल एजेंट भी पार्ट है, और पैकेजिंग फर्म भी है। शिपर्स नहीं है। टूरिज्म इंडस्ट्री में शिपर्स का कोई काम नहीं होता है। शिपर्स का यूज कहाँ होता है? जैसे आपकी गुड्स जो इंडस्ट्री है आपकी, उसमें शिपर्स का काम होता है, वो वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का काम करते हैं, जिनको हम सप्लायर्स बोलते हैं बेसिकली। जो बड़ी बड़ी मात्रा में ट्रक भर के लाएगी, फिर वो एक होलसेलर के पास पूरा अपना जो माल है वो उतारेंगे, वहां से वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा आगे। तो ये सारा काम कहाँ होता है? गुड्स की, गुड्स इंडस्ट्री में होता है, सर्विस इंडस्ट्री में नहीं होता, ना ही टूरिज्म इंडस्ट्री में होता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ये याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। One of the first public strategies on tourism and sustainability was formulated out of the Globe 19 conference in USA। ग्लोब 19 जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, बात सही है, लेकिन ये यूएसए में नहीं हुई थी, ये कनाडा में हुई थी। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। और यहीं पर बात की गई थी सस्टेनेबिलिटी की, टूरिज्म और सस्टेनेबिलिटी की। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड क्वेश्चन है ये। इसके बारे में मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया है। ये रहा यहाँ पर, जो आपका ग्लोब 19 कॉन्फ्रेंस थी, कहाँ हुआ था? वो वैनकूवर में हुआ था, कनाडा में, 1990 में, इसलिए इसका नाम ग्लोब 19 रखा गया। तो यहाँ पर पहली स्ट्रेटेजीज बनाई गई थी किससे रिलेटेड? टूरिज्म एंड सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था ये। द कॉन्फ्रेंस प्रेजेंटेड practical solution and case studies that demonstrated the sustainable development principles. The conference covered topics such as policy and legislation, business development, technology and research, sustainable development in urban areas, global issues, effects on industries such as food processing, energy, oil, gas, and waste management. So क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। अगेन इस क्वेश्चन में सबसे जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो ये है। आपका जो ये रिचर्ड कार्सन है, इन्होंने एक बहुत ही फेमस बुक लिखी है, वो आपको याद होना चाहिए। इस बुक का नाम है साइलेंट स्प्रिंग। ये क्वेश्चन डायरेक्टली भी पूछा गया है एक दो बार। और एक और बुक का नाम है जिसका नाम है गॉस्पेल ऑफ वेल्थ। वो किसने लिखी है उसके बारे में आप गूगल करिएगा। वो क्वेश्चन भी 2-3 बार रिपीट हो चुका है, क्योंकि बुक्स और ऑथर से कई बार क्वेश्चन आ जाता है। और ये आपका रिचर्ड कार्सन हो गया, साइलेंट स्प्रिंग इन्होंने लिखी है। गॉस्पेल ऑफ वेल्थ और सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड एक दो बुक्स और है, उनके बारे में आपने जरूर पता करना है, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीटेड है। तो ये पूछ रहे हैं कि रेड फ्लैग फॉर मॉडर्न डे कंसर्न ऑफ एनवायरनमेंट। इसमें कौन सा फंडामेंटल आर्गुमेंट के बारे में उन्होंने बात की? इसमें द मैसिव अर्बनाइजेशन एंड माइग्रेशन ऑफ लीडिंग क्लाइमेट, द पोल्यूशन कॉज्ड बाय द टूरिज्म इंडस्ट्री, द डेट्रिमेंटल इफेक्ट ऑफ द पेस्टिसाइड्स ऑन सस्टेनेबिलिटी ऑफ टूरिज्म, द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और रिसोर्स शॉर्टेज। तो इसका राइट आंसर है आपका, मैंने भी इसका आंसर इसमें नहीं लिखा है, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका द मैसिव अर्बनाइजेशन एंड माइग्रेशन लीडिंग टू क्लाइमेट चेंज। नो, इसका राइट आंसर है बी, द पोल्यूशन कॉज्ड बाय द टूरिज्म इंडस्ट्री। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। इन द वाइडली साइटेड यूनाइटेड नेशन इन द वाइडली साइटेड यूनाइटेड नेशन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो एचडीआई इंडेक्स होता है आपका, उसमें क्या क्या वो किससे रिलेटेड स्टडी करता है? वो लॉन्जेटिविटी से रिलेटेड भी करता है, नॉलेज से रिलेटेड भी करता है, इनकम से भी करता है। हैप्पीनेस इंडेक्स उसमें इंक्लूड नहीं है। सो यही पूछा था कि कौन सा इसमें से नहीं होगा, तो हैप्पीनेस इंडेक्स को नहीं करता है। हाँ, एक हैप्पीनेस वर्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट्स आती है हर साल, वो एक डिफरेंट है, वो एचडीआई पब्लिश नहीं करती है उसको। सो क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आपका है, सॉरी 34 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आपका है, विच ऑन फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होती है? जब आप किसी फेनोमेनन को या किसी सिचुएशन को एज इट इज डिस्क्राइब करते हैं, उसमें आप कुछ अपने से कुछ ऐड नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, जो आपको जैसा दिख रहा है बस आपने वो बता देना है, मतलब किसी चीज को डिस्क्राइब करना है कि वो कैसा है। तो वही होता है आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, सिंपल शब्द में। तो ये बता रहा है डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स, हाँ, ऑफ ऑब्जेक्ट, पीपल, ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन, पेंट। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिंपल। आपको बाकी ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत तक नहीं है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का मतलब ही क्या होता है? सिंपली आप डिस्क्राइब करते हैं चीजों को। तो आपका क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ आते हैं। 37 इसलिए क्योंकि आपके जो 35 और 36 क्वेश्चन है वो मैं ऑलरेडी करा चुका था आपको, वो रिसर्च से रिलेटेड थे पार्ट 2 में। सो 30 क्वेश्चन नंबर 37 बोलता है कि जो आपका
इनमें से कौन-सा पार्ट नहीं है नीड एज़ पर मैकलन थ्योरी ऑफ नीड्स? तो अगेन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ-कुछ थ्योरीज़ है आपकी मैनेजमेंट में, जैसे विक्टर वुंग की आपकी हाइजीन थ्योरी होगी, मैकलन की थ्योरी होगी, आपकी टू फैक्टर थ्योरी होगी और आपका मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी होगी। ये सारी थ्योरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में आपको बस पता होना चाहिए कि इसके अंदर कौन-कौन सी चीज़ें हैं और उसका क्या मीनिंग बनता है। तो जो आपने मैकलन की थ्योरी है उसमें 3 चीज़ें मेंशन है सिर्फ, आप उसको याद रख सकते हैं एक सिंपल इससे आप, एएपी, ठीक है? ये एक शॉर्ट फॉर्म से आप याद रख सकते हैं इसको। आम आदमी पार्टी भी उसी तरह से आपका आप है मैकलन की थ्योरी में, जिसमें है नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर पावर, नीड फॉर एफिलिएशन। एस्टीम नाम की उसमें कोई भी नीड मेंशन नहीं की, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। व्हेन कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस अमंग मेंबर्स ऑफ द सेम ग्रुप, ठीक है? मेंबर्स ऑफ द सेम लेवल, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर सेम लेवल। जब भी सेम लेवल की बात होती है तो उसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। जब भी डिफरेंट लेवल्स की बात की जाएगी तो बोला जाएगा आपको वर्टिकल कम्युनिकेशन। और जब एक किसी और डिपार्टमेंट का जो आपका सबऑर्डिनेट है वो किसी और डिपार्टमेंट के हेड से बात कर रहा हो, इस सिचुएशन को बोलते हैं हम डायगोनल कम्युनिकेशन। जैसे फॉर एग्जांपल मार्केटिंग का मैनेजर फाइनेंस के एचओडी से बात कर रहा है, तो वो आपका क्या होता है, डायगोनल होता है, उसको डायगोनल कम्युनिकेशन बोलते हैं। वर्टिकल कम्युनिकेशन सिंपली क्या होता है कि ऊपर से आपके कमांड्स आती है और नीचे वाला जो इमीडिएट आपका सबऑर्डिनेट होगा वो आपको रिस्पॉन्स करेगा। जैसे सबसे ऊपर एचओडी होगा, फिर मैनेजर होगा, फिर उससे नीचे कोई एग्जीक्यूटिव होगा, फिर आपका वर्किंग स्टाफ होगा। तो इस तरह की कम्युनिकेशन को हम बोलते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन। और यहाँ पर बात की कि सेम लेवल की, तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपली लेटरल। लेटरल को ही हॉरिजॉन्टल बोलते हैं और ये सेम लेवल पर होती है। मीन्स मैनेजर एक डिपार्टमेंट का मैनेजर दूसरे डिपार्टमेंट के मैनेजर से बात कर रहा है और तीसरे डिपार्टमेंट के मैनेजर से बात कर रहा है, या फिर एक एम्प्लॉय जो सेम लेवल पर है वो दूसरे एम्प्लॉय से बात कर रहा है, तीसरे एम्प्लॉय से बात कर रहा है अपने सेम लेवल पर, या फिर चारों डिपार्टमेंट्स के एचओडीज आपस में बात कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, हम लेटरल कम्युनिकेशन होता है। किसी भी लेवल पर हो सकता है लेकिन वो अपने ही लेवल पर ही बात करेगा। वर्टिकल कम्युनिकेशन में क्या होगा कि हम डिफरेंट लेवल पर बात करेंगे, डिफरेंट लेवल के लोगों से। डायगोनल में क्या होगा कि एक किसी और डिपार्टमेंट का जो सबऑर्डिनेट है वो किसी और डिपार्टमेंट के सीनियर के साथ कम्युनिकेशन कर रहा होगा, तो उसको बोलते हैं हम डायगोनल कम्युनिकेशन। सो अपवर्ड अपवर्ड कम्युनिकेशन बोलते हैं जब कोई सबऑर्डिनेट अपने सीनियर से बात करता है। जैसे आप फीडबैक्स देते हैं किसी अपने कंपनी में किसी सीनियर्स के लिए, या फिर आपको किसी से कुछ पूछते हैं, तो वो क्या आपका अपवर्ड कम्युनिकेशन हो गया। ओरल कम्युनिकेशन जो हम बातें करते हैं आपस में, दैट्स ओरल कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन अगेन, जब कोई आपका सीनियर आपको कोई कमांड देता है, दैट्स डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। सो ये काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है कम्युनिकेशन। आई होप आपको पता होगा इसके बारे में, क्योंकि पेपर 1 में भी कम्युनिकेशन काफी अच्छे से करवाया जाता है और पढ़ा जाता है। सो ये मैकलॉन की थ्योरी है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि नीड फॉर पावर क्या है, नीड फॉर अचीवमेंट क्या है और नीड फॉर एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है कि आपको मतलब कोई एप्रिशिएट करे, एप्रिसिएशन से लेना देना है एप्रिसिएशन एप्रिसिएशन का। अचीवमेंट का लेना है आपका पर्सनल गोल्स या फिर ऑर्गेनाइजेशन गोल से। आपने कोई टारगेट सेट किया कि हाँ, मैं इतनी सेल्स करूँगा, मैं 10 सेल्स करूँगा इस मंथ में। तो वो क्या आपका अचीवमेंट, अगर आप उसको आपकी नीड है वो आप अचीव करना चाहते हो उस चीज़ को, या फिर आप कोई पोजीशन अचीव करना चाहते हैं, आप सेल्स के मैनेजर बनना चाहते हैं या फिर आप सीईओ बनना चाहते हैं कुछ भी, तो वो आपकी अचीवमेंट्स, आप गोल है आपको कुछ, आप वो अटेन करना चाहते हैं। एफिलिएशन का मतलब सिंपली क्या होता है कि आपको रिकॉग्नाइजेशन मिले कि इसने इतना अच्छा काम किया। तो किसी भी कंपनी में लोगों को मैकलन के अकॉर्डिंग 3 चीज़ें चाहिए होती है, या फिर वो अचीवमेंट के लिए काम कर रहा होगा, या फिर एप्रिसिएशन के लिए काम कर रहा होगा, या फिर कोई लोग पावर के लिए काम करते हैं। उनको अच्छा लगता है अथॉरिटेटिव होना, तो वो भी किसी की नीड हो सकती है। तो उसके बेसिस पर इन्होंने डिवाइड किया था। क्वेश्चन नंबर 38 के बारे में भी यही लिखा है, मैंने अच्छे से समझा दिया इसे। 39, क्वेश्चन नंबर 39, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब अ पॉजिटिव फीलिंग अबाउट जॉब रिजल्टिंग फ्रॉम द इवैल्यूएशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पॉजिटिव फीलिंग की बात करें जॉब से, तो इसका आंसर सिंपली जॉब इन्वॉल्वमेंट से कोई लेना-देना नहीं है इसका, ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट से कोई लेना-देना नहीं है। जॉब सैटिस्फैक्शन ही एक पॉजिटिव फीलिंग है अबाउट जॉब। सो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली क्या होता है कि जब कोई एग्रीमेंट को हम लॉफुली इन्फोर्स करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। और एग्रीमेंट क्या होता है, जब 2 लोगों के लिए के बीच म्यूचुअली कुछ एग्रीमेंट हुआ हो, वो कुछ एग्री करते हो किसी कंडीशंस पर, तो उसी को बोलते हैं एग्रीमेंट। लेकिन एग्रीमेंट क्या होता है कि वो वैलिड नहीं माना जाता है। एग्रीमेंट आप दोनों की आपस के बीच की अंडरस्टैंडिंग है, सिंपल। लेकिन अगर लॉफुली वो की गई है, तो वो बन जाता है आपका कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहा है कि जिसको सेट असाइड किया जाता है, रेपुडिएटेड एट द ऑप्शन ऑफ द एग्रीव्ड पार्टी। जो एग्रीव्ड पार्टियां थी, अगर वो उस कॉन्ट्रैक्ट को खारिज करना चाहे, तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं? वो सिंपल, बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन है। इसका आंसर डायरेक्टली यहाँ पर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। वॉइडेबल का मतलब है जिसको टाला जा सके, टाल दिया जा सके। अगर दोनों पार्टियां मंजूर करती है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर सकती है, तो उसी को बोलते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, और वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट उसको माना जाता है कि ऐसी कंडीशन जहां पर कि आपकी कॉन्ट्रैक्ट की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल ही नहीं किया गया है, मतलब लीगली
कुछ न कुछ कमी है आपके कॉन्टैक्ट में। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने माइनर के साथ कोई कॉन्टैक्ट कर लिया, माइनर के साथ, तो जो माइनर के साथ कॉन्टैक्ट किया गया था उसको कॉन्टैक्ट नहीं माना जाता है लॉ में। तो उसको वॉइड कॉन्टैक्ट का नाम दिया जाएगा। अगर कल दिन को वो केस जज के पास जाता है तो जज उसको उस कॉन्टैक्ट को खारिज कर देगा। वो बोलेगा कि ये बंदा एलिजिबल ही नहीं था कॉन्टैक्ट करने के लिए, तो आप इसके साथ कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते। वैलिड कॉन्टैक्ट, हाँ, जो लॉफुली वैलिड हो वो वैलिड कॉन्टैक्ट होता है। अनफोर्सेबल कॉन्टैक्ट अगेन जिसको जो लॉफुली फोर्सफुल ना हो, मीन्स उसमें कुछ ऐसी कंडीशंस हो जो फुलफिल ना करी हो आपके कॉन्टैक्ट एक्ट को, तो वो होता है आपका अनफोर्सफुल कॉन्टैक्ट। और इसके बारे में भी मैंने आपको डिटेल में यहाँ पर बताया है क्या होता है एक वॉइडेबल कॉन्टैक्ट। जब वो दोनों पार्टियां क्या करती है अपने इच्छा से दोनों उस कॉन्टैक्ट को कैंसिल करना चाहे। तो क्वेश्चन नंबर 41 पर आते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगेन ये आपका स्टैटिक्स का क्वेश्चन है, मींस रिसर्च एंड स्टैटिक्स का क्वेश्चन है, यूनिट नंबर 9 से। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। स्कैटर प्लॉट शोज रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। आपका स्कैटर प्लॉट आपने देखा होगा, स्कैटर प्लॉट किस तरह का होता है। तो वहां पर बहुत सारी चीजें ना, ये इस तरह के डाटा आपको इस तरह से आप रिप्रेजेंट करते हैं स्कैटर प्लॉट पर। दो वेरिएबल्स के बीच के ये रिलेशनशिप बताता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, एनडीसी कर्व के बारे में आपने पढ़ा होगा पेपर में पक्का। एनडीसी कर्व कैसा होता है, लगभग ऐसे जैसे जाता है और ये सिमेट्रिकल होता है ये। और इसकी सबसे अच्छी बात क्या होती है कि इसमें आपका जो मीन मोड और मीडियन है कोइंसाइड करता है, वो एक ही जगह पर होता है, इक्वल होते हैं तीनों। और ये डिपेंड करता है मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन पर। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो पहली दो स्टेटमेंट सही होने पर बाकी की तीन स्टेटमेंटें तो ऐसे भी रॉन्ग हो जाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंड बी। फिर भी हम पढ़ लेते हैं। द क्रुस्कोर वॉल एच टेस्ट इज कोड डिपेंडेंट स्टैटिक्स। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ये नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट आता है आपका जो क्रुस्कोर वॉल होता है। वेरिएशन ऑफ द सैंपल मीन फ्रॉम द पॉपुलेशन मीन इज स्टैंडर्ड एरर डिफरेंस बिटवीन द टू मीन्स। तो स्टैंडर्ड एरर नहीं होगा, ये आपको सैम्पलिंग एरर आप इसको बोल सकते हैं। दैट स्कोर क्राइटेरिया इज एप्लीकेबल टू स्क्यू डेविएशन। नो, ये स्क्यू नहीं होना चाहिए। एनडीसी के लिए आपका जेड स्कोर लगता है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको पता नहीं स्क्यूड और अनस्क्यूड क्या होता है। जैसे अनस्क्यूड तो ये हो गया आपको जो सिमेट्रिक होता है, एनडीसी। लेकिन जो स्क्यूड होता है वो दो तरह से हो सकता है, या फिर पॉजिटिवली स्क्यूड हो सकता है, या फिर आपका नेगेटिवली स्क्यूड हो सकता है डाटा। दोनों की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। जो पॉजिटिवली स्क्यूड होता है तो आपका जो मीन की वैल्यू होती है वो ग्रेटर होती है आपके मीडियन से और मोड से। और जब नेगेटिवली स्क्यूड होता है तो आपका जो मॉड है उसकी वैल्यू ग्रेटर होती है आपके मीडियन और मीन से। तो ये आपको याद होना चाहिए, आप इसको लिख सकते हैं। बाकी इसका डिटेल आंसर यहाँ दिया गया है स्कैटर प्लॉट क्या है। और आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जिसको कि आप बेल कर्व भी बोलते हैं या फिर गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ आते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सैम्पलिंग से आया है। ये बोले कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स, इनमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स नहीं है, एक्सेप्ट्स की बात कर रहे हैं। तो आपका जजमेंटल हो गया और स्नोबॉल हो गया। ये दोनों ही आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग नहीं है। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, हाँ, ये प्रोबेबिलिटी है। क्लस्टर भी प्रोबेबिलिटी और स्ट्रैटिफाइड भी प्रोबेबिलिटी है। सैम्पलिंग पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये पूरा एक टॉपिक है और इसमें से हर बार क्वेश्चन आता है। अभी इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन दिया है कि जजमेंटल सैम्पलिंग क्या होता है। जजमेंटल में तो आप अपने बेसिस पर आप अपने से जजमेंट लगा लेंगे कि हाँ ये बंदा सही रहेगा मेरे सैंपल के लिए, वो वाला बंदा सही रहेगा। तो यही होता है आपका जजमेंटल सैम्पलिंग। मतलब जो रिसर्चर वो अपने बेसिस पर सब्जेक्टिव सैम्पलिंग करता है वो। इसमें एवरी मेंबर ऑफ पॉपुलेशन को चांस नहीं मिलता है बराबर, क्योंकि आप अपनी मर्जी से करें तो सबको इक्वल चांस नहीं मिलेगा। ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या होगा, सिंपली आपने किसी एक बंदे से डाटा लिया, फिर उसी से पूछ लिया कि भाई किसी और को जानता है जो तेरी तरह है। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा कोई पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक्स है किसी के पास, तो वो अपनी तरह के अपने दोस्तों को रेफर कर सकता है, किसी को भी रेफर कर सकता है। तो इसी को बोलते हैं आप स्नोबॉल सैम्पलिंग। मतलब आगे से आगे अगला जो आपका सैंपल होगा, पार्टिसिपेंट होगा, वो आप पिछले पार्टिसिपेंट से ही उसके बारे में जानकारी लेगी। अगला क्वेश्चन है आपका, अगेन ये भी रिसर्च से है, क्वालिटेटिव रिसर्च। इनमें से कौन सा क्वालिटेटिव रिसर्च नहीं है, एक्सेप्ट पूछा है यहाँ पर फिर से। सिचुएशंस की बात की है कि कौन सी सिचुएशन में आप क्वालिटेटिव रिसर्च नहीं लगा सकते। तो सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि ये क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है और क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होती है। सो क्वालिटी और क्वांटिटी में क्या डिफरेंस है, लगभग वही दोनों रिसर्चेज में भी डिफरेंस रहता है। जो आपकी क्वांटिटेटिव रिसर्च है उसको आप मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली, वो मेजरेबल है, वो ऑब्जेक्टिव है, वो साइंटिफिक है और काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल भी है। लेकिन जो आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च है वो आप डायरेक्टली मेज़र नहीं कर सकते और वो सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं है इसकी तरह। और जो आपकी क्वांटिटेटिव होती है वो सिस्टमैटिक रिसर्च होती है, लेकिन ये क्या होती है, अनसिस्टमैटिक रिसर्च होती है। ठीक है? जैसे आप इमोशंस के बारे में स्टडी कर रहे हैं, बिहेवियर्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, साइकोलॉजी के बारे में स्टडी कर रहे हैं, सोशल साइंस के बारे में इवन आप स्टडी कर रहे हैं, तो बहुत सारा डाटा ऐसा है जो आपका क्वालिटेटिव ही होगा। लेकिन क्वांटिटेटिव रिसर्च जैसे आपकी साइंटिफिक रिसर्च जो होती है, स्टैटिक स्पेस रिसर्च जो होती है टोटल, जो आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च है वो पॉजिटिव रिसर्च है कहीं न कहीं, और जो आपका पोस्ट पॉजिटिविज्म है वो किसकी बात करता है? क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करता है।
When it is difficult to develop specific and actionable problem statement. Option 2 है आपका when the researcher objective is to develop an understanding of some phenomenon uh, in great detail. ठीक है. When the researcher objective is to learn how phenomena occurs in its natural setting. ठीक है. When a measure is formally to be validated to make sure its reliability capture that intended concept. So ये आपका ऑप्शन नंबर डी, ये कहीं ना कहीं एक्सप्लेन नहीं करता है आपके क्वालिटेटिव रिसर्च को, सिचुएशन नहीं है उस तरह की. When the purpose is to test hypothesis, hypothesis को टेस्ट नहीं किया जाता है क्वालिटेटिव रिसर्च में. हाइपोथेसिस को जिन को टेस्ट सिर्फ क्वांटिटेटिव रिसर्च में किया जाता है. ठीक है, तो डी एंड ई आपका राइट आंसर होना चाहिए. ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होना चाहिए. एक बार देख लेते हैं. हाँ, इसका आंसर ही डी है. तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं इसके बारे में. मैंने बाकी आपको एक्सप्लेन कर दिया थोड़ा बहुत, लेकिन इस पर एक पूरा वीडियो बन सकता है क्योंकि क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है, क्वांटिटेटिव रिसर्च इतने में समझाना काफी मुश्किल है ये. सो अभी हम पीवाईक्यू पर ध्यान देते हैं, तो आगे बढ़ते हैं. इस क्वेश्चन को ध्यान से कीजिएगा. तो क्वेश्चन नंबर 44. सो अगेन ये क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंस रखता है वो रखता है आपके, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टूरिज्म की क्या डेफिनेशन होती है और उससे क्या मतलब निकलता है. तो डब्ल्यूटीओ ने ग्लोबल कोड ऑफ एथिक्स प्रोवाइड किया है फ्रेमवर्क डिजाइन करने के लिए टू प्रमोट फॉलोइंग एक्सेप्ट. इनमें से किसको प्रमोट ना करने की बात की है, मतलब इनमें से डब्ल्यूटीओ ने किसके बारे में बात नहीं की है. रिस्पॉन्सिबिलिटी टूरिज्म के बारे में डब्ल्यूटीओ ने बात की है बहुत जोर शोर से. सस्टेनेबिलिटी के बारे में भी की है, आपने पढ़ा होगा. यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी के बारे में भी की है. जो ये आपका प्रो पुअर टूरिज्म है इसके बारे में बात नहीं हुई है. अब मैं बता देता हूँ आपको प्रो पुअर टूरिज्म क्या होता है. कि हम जब पुअर्स को एलिवेट करने की बात करते हैं थ्रू टूरिज्म, कि टूरिज्म से हम पॉवर्टी को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, वो होता है आपका प्रो पुअर टूरिज्म. सोशल टूरिज्म सिंपली लीजिए, द टर्म कैन बी रेफर टू गवर्नमेंट सब्सिडाइज्ड वेकेशंस फॉर सिटीजंस ऑफन फॉर सोशल और एजुकेशनल पर्पस. सो इसके बारे में बात नहीं की है डब्ल्यूटीओ कोड ऑफ एथिक्स में, ना ही आपकी प्रो पुअर टूरिज्म के बारे में बात की है. डब्ल्यूटीओ ने बात की है इन दोनों टूरिज्म के बारे में, लेकिन आपकी जो ये कोड ऑफ एथिक्स है ना, इसमें बात नहीं हुई है इन चीजों की. लोकल कम्युनिटी की बात की है प्रो पुअर टूरिज्म में. अगर बात करें डब्ल्यूटीओ में, लोकल कम्युनिटी को हम कैसे एलिब्रेट कर सकते हैं और कैसे ज्यादा से ज्यादा वो फायदा उठा सकते हैं टूरिज्म से, उसके बारे में बात हुई है. सो क्वेश्चन नंबर 45 पर आते हैं. एनवायरमेंट ऑडिट बीइंग कंडक्टेड फॉर टूरिज्म इंक्लूड. सो ये काफी मतलब सोच समझने वाला क्वेश्चन था. मे बी आपने ना पढ़ा हो इस चीज के बारे में, क्योंकि काफी अजीब सा क्वेश्चन है, लेकिन आप इसको गैस कर सकते थे कैसे. जो आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए है कंपाइलेंस ऑडिट. तो ये काफी सही हो जाता है, क्योंकि जो गाइडलाइंस आपने दी है बीइंग एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपने देखना है कि क्या जो इंडस्ट्री है वो उसको कंपाइल कर रही है या नहीं कर रही है. तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. एक्टिविटी ऑडिट हो गया आपका, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो उसके अकॉर्डिंग वर्क करे या नहीं. मैन पावर ऑडिट इस तरह की कोई चीज नहीं होगी रिलेटेड इससे, और ना ही कम्युनिटी ऑडिट. तो इसका राइट आंसर ए एंड बी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी. बाकी आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं. अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की. इफ द प्रोडक्ट कंसेप्ट पासिस. सो अगेन ये मार्केटिंग का कंसेप्ट है एक, जब न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात होती है. हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में नया प्रोडक्ट किस तरह से डेवलप होता है, तो इसके बारे में ही बात की गई है. सो इफ द प्रोडक्ट कंसेप्ट पासिस द बिजनेस टेस्ट, जो सबसे पहले आपका प्री टेस्ट होता है जैसे किसी भी प्रोडक्ट का, तो अगर वो प्रोटोटाइप मतलब पास हो गया और वो प्रोटोटाइप में आ गई चीज, तो उसके बाद जो रेस्टोरेंट हो गए कैन डेवलप प्रोटोटाइप मेन्यू, वो उसको डेवलप करेंगे. होटल्स बिल्ड गेस्ट रूम प्रोटोटाइप फॉलोइंग आर द क्राइटेरिया टू मीट द टू फाइंड द प्रोटोटाइप. प्रोटोटाइप के लिए क्या क्या रिक्वायर होगा. तो इसमें आपके ऑप्शंस है. कंज्यूमर परसीव इट एज अ हैविंग द की फीचर डिस्क्राइब्ड इन द प्रोडक्ट कंसेप्ट स्टेटमेंट. इट परफॉर्म्स वेल अंडर नॉर्मल यूज. प्रोटोटाइप इज नॉट लिमिटेड टू द केयर uh, is not limited to the care product. The company must decide whether it is right time to introduce the new product. So इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए एंड बी. इसके पीछे सिंपल सा रीजन ये है कि सबसे पहले तो जो आपका कंज्यूमर है उसको लगना चाहिए कि आपका ये की एलिमेंट्स है, की कंसेप्ट है, आपके की फीचर्स आपके बता रहा है जो आपका प्रोटोटाइप है. और दूसरा, ये जब आप इसको नॉर्मल यूज के अंदर लाएंगे, जब इसको आपको एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये क्या अच्छा परफॉर्म करना चाहिए. तभी तो आपने बनाया ना, कोई भी चीज आप नया प्रोडक्ट बनाते कुछ भी, तो अच्छा परफॉर्म करना चाहिए नॉर्मल यूज के अंदर या नॉर्मल मार्केट के बीच. सो ये इसके राइट आंसर हो जाएगा. एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज कर सकते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं. टूरिस्ट आर अट्रैक्टेड टू अ सर्टेन डेस्टिनेशन दैट इंक्लूड वेरियस एलिमेंट. सम ऑफ दीज अट्रैक्शन इंक्लूड. सो एक तो आप सर्विस के लिए अट्रैक्ट होता है टूरिस्ट, प्रोडक्ट के लिए भी होता है कि क्या ऑफर हो रहा है, और ट्रैवल एजेंट किस तरह का ऑफर आपको प्रोवाइड करता है. ये तीनों ही चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है. तो ए बी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा. एक्सप्लेनेशन यहाँ दी है. सर्विस आपको पता है सर्विस क्या होता है, प्रोडक्ट का भी आपको पता है प्रोडक्ट क्या होता है. सो क्वेश्चन नंबर 48 अगेन ये टूरिज्म मार्केटिंग का क्वेश्चन है. सिंपली आपसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो सर्विस इंडस्ट्री है उसमें एडिशनल पीस क्या होते हैं. जैसे आपके नॉर्मल प्रोडक्ट में 4 पीस है, लेकिन सर्विस इंडस्ट्री में कितने पीस है, 7 पीस भी है, कहीं पर आप 8 पीस भी पड़ेगी और कहीं पर आप 6 पीस भी पड़ेगी. तो एडिशनल जो ये 3 है,
ये कौन सी पीस है? तो ये आपको पता ही होगा, एक पीपल्स का होना बहुत ज़रूरी है सर्विस इंडस्ट्री में, टूरिज़्म इंडस्ट्री में। फिज़िकल फैक्टर्स जिसको हम फिज़िकल एविडेंस के नाम से पढ़ते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहीं से पता चलेगा ना लास्ट में जब आप देखेंगे, क्योंकि आपका प्रोडक्ट क्या है? इंटेंजिबल है और आप सर्विस इंटेंजिबल ईज़ी होती है। लेकिन अगर इसका आपको फिज़िकल एविडेंस मिलता है तो फिज़िकल एविडेंस आपको तभी मिलता है जब आप वहाँ जाके उस चीज़ को कंज़्यूम कर रहे होते हैं डायरेक्टली। सो प्लानिंग इज़ नॉट अ पार्ट, तो सी ऑप्शन गलत हो जाएगा और प्रोसेस भी इसका पार्ट होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, बी एंड डी। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था ये। व्हिच फैक्टर आर नॉट अफेक्टिंग क्रूज़ लाइन पैकेज कॉस्ट? सो इसका आंसर मैं भी थोड़ा कन्फ्यूज़ हूँ, मुझे भी पता नहीं इसका राइट आंसर क्या होगा, लेकिन जो राइट आंसर मुझे मिला है इसका, तो उसके अकॉर्डिंग हाइट ऑफ क्रूज़ और आपका पोज़ीशन ऑफ पोर्ट इस पर डिपेंड करता है। क्योंकि जो आपका पोज़ीशन ऑफ पोर्ट है वो इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि आपका क्रूज़ कहाँ पर लैंड किया है, वहाँ के टैक्सेस क्या है, वहाँ पर गवर्नमेंट का क्या-क्या वो रहता है, करेंसीज़ क्या है, उन सारी चीज़ों पर डिपेंड करेगा। तो शायद इसके रिलेटेड ये ऑप्शन राइट हो सकता है, इसका ए एंड सी। कहीं-कहीं मैंने इसका राइट आंसर ए एंड बी भी देखा है, हाइट और डेंसिटी ऑफ द शिप, लेकिन मैं यहाँ पर ए ऑप्शन को इसको सही समझूँगा यहाँ पर ए एंड सी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू यूजीसी आंसर की इसका आंसर ए है। सो सॉरी, व्हिच वर द इनोवेटिव ट्रैवल ईज़ी कांसेप्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय थॉमस कुक फॉर मेकिंग ट्रैवल ईज़ियर? तो इसने 2 चीज़ों का वो किया था, शुरुआत की थी। एक आपका होटल कूपन्स हुए और दूसरा आपका सर्कुलर नोट्स हुआ। ये 2 चीज़ें इंट्रोड्यूस की थी थॉमस कुक ने, तो इसका आंसर सी एंड डी हो जाएगा। और ये कब-कब की थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। जो अपने होटल कूपन है, ये 1968 में, सॉरी 1868 में इंट्रोड्यूस किया था थॉमस कुक ने, और जो सर्कुलर नोट है वो 74 में, 1874 में इंट्रोड्यूस किया था। और कहीं न कहीं सर्कुलर नोट ही बाद में जाके ट्रैवलर चेक बना, जिसको कि अमेरिकन एक्सप्रेस आपने पढ़ा होगा, एमएक्स। तो उन्होंने 90s में जब 1890, 80, 88 डी, सी एंड डी। तो ये थे आज के 50 क्वेश्चन। अगले 50 की सीरीज़ में जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करूँगा। काफ़ी समय लगता है क्योंकि क्वेश्चन्स को इकट्ठा करने में और उनको ऑर्गेनाइज़ करने में। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी और आपको ये काफ़ी हेल्प कर रही होगी। अगर आपके प्लीज़ कमेंट करिएगा अपना फीडबैक, मुझे क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और क्या-क्या नया कंटेंट लाने की ज़रूरत है, वो मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसको शेयर करिएगा। लाइक, सब्सक्राइब ऑप्शनल है, लेकिन शेयर और कमेंट प्लीज़, ये मैं मैंडेटरी समझता हूँ, क्योंकि इसी से मुझे फीडबैक मिलेगा कि मेरे एफर्ट्स का कुछ फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो प्लीज़ डू कमेंट एंड शेयर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।